हाय दोस्तों, नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। पता नहीं आपको पूरा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, मालूम नहीं मुझे। और, हम्म, लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। आप इधर मुंह करके बैठो। इधर इधर चेयर लेके आओ क्या? चेयर या तो फिर स्टूल लेके आता। स्टूल लाइए। अच्छा, रहने दीजिए। पता नहीं यार, ये कौन सा एंगल लें। तो यही एंगल लेते हैं। ना, छोड़ दीजिए पापा, देखते हैं। हो रहा है अभी? नहीं हो रहा है, मतलब मर्ज कर जा रहा है लाइट। मतलब पीछे देखता हूँ मैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से लाइट ठीक आता है। उधर रखो, इधर बैठो आप। ऐसा करो। किधर? आप नहीं होगा। नहीं। ना, ठीक है, देखते हैं। सॉरी, एंगल बदलने में आप लोगों को डिस्टरबेंस हो गया। जैसे है वैसे दिखता हूँ यार। लेट्स डू इट। लाइट रन तो हाँ, लाइट, ये वाला लाइट ऑफ कर दीजिए, खाली वाला जलने दीजिए। ये सारी चीज़ें मुझे पहले करनी चाहिए था। बता दो मैं। सॉरी, ठीक, रहने दीजिए, चलिए। हाँ, चश्मा लाइए मेरा, छोड़े, रहने दीजिए। दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने कहा था कि मैं 9 बजे रात में लाइव आऊँगा। गांधी मैदान के बाद लगातार मैं इतना व्यस्त हो गया, लोगों की तादाद देश दुनिया से इतने हमारे घर पे आने लग गए, ऑडियोलॉग, पत्रकार, बड़े बड़े लोग, न खुद के लिए समय बचा न आपके लिए। 2-2 बजे दिन तक मैं नहाता खाता, बात भी नहीं कर पाता, इतने सारे फ़ोन कॉल्स। फाइनली आपको मालूम है कि मैं मुंबई में हूँ, और मुंबई में हम देश के नामचीन उन हस्तियों से मिल रहा हूँ जिनसे कभी मिलने के लिए मैं समय मांगता था तो वो लोग समय नहीं देते थे, लेकिन गांधी मैदान की उस भीड़ ने वो ताकत प्रदान किया हमको, आपको, कि लोग मुझे खुद बुलाने लग गए। और मैं हाकोरथ हमपान है, एक पान आंदोलन, ये 12 बड़ी बड़ी रैलियां और गांधी मैदान और आरक्षण वापसी की अपनी मांग को उन आइडियोलॉग, उन ओपिनियन मेकर, उन बड़े बड़े पत्रकार, एडिटर से मिल के मैं बता रहा हूँ कि आखिर क्यों हम सड़कों पे थे और हमारा आरक्षण किसने और कैसे छीना, और आंदोलन के बाद कहाँ जाना है। ये सारी बातों पे मेरी बात मुलाकात हो रही है। 24 घंटा में शायद ही एक पल होगा जब मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ, तभी वो आरक्षण की बात
इस संघर्ष की बात हमारे दिमाग से निकलता है। लेकिन कभी जब भी मैं उठता हूँ तो फिर वही खोया सा रहता हूँ कि हम कैसे अपने आरक्षण को वापस ला सकते हैं। गांधी मैदान की उस भीड़ ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे पाने के लिए बहुत एक खुला मैदान छोड़ दिया। आसमान मेरे लिए लिमिट नहीं रहा, स्काई इज द लिमिट भी नहीं, उससे आगे भी जा सकते थे हम। हर कोई, बड़े बड़े दल, बड़े बड़े लोग, दुनिया भर की मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी देने को तैयार है। लेकिन मैं कुछ भी पाने के लिए संघर्ष नहीं किया था। खुद के लिए कुछ पाने के लिए, कुछ भी पा लेने के लिए यह आंदोलन नहीं किया था। यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हमारा आने वाले उस पीढ़ी के लिए था। 20 बरस के बाद, 25 बरस के बाद हो सकता है एपी गुप्ता नहीं रहेगा, लेकिन हमारे बच्चे रहेंगे, उनके सपने रहेंगे, उनकी दुनिया रहेगी। हमारा बेटा, हमारी बेटियां, आपके बेटा, आपकी बेटियां, उनके आने वाले जनरेशन्स रहेंगे। लड़ाई उनके लिए है। मेरा ये हमेशा मानना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये दुनिया का नियम है कि पाता वही है जो ताकतवर है। दुनिया, सत्ता, समाज, धर्म सिर्फ उसी को हासिल होता है, उसको जगह मिलता है जिसके पास शक्ति होता है। और उसी शक्ति को प्राप्त करने और दिखाने हमने 6 अक्टूबर से गलियों गलियों में अपनी रातें बिताई, हमने, आपने, सब ने। और गांधी मैदान की उस भीड़ ने ये दिखाया कि ये गांधी मैदान की भीड़ ये अन्य रैलियों से अलग कैसे था। ये पहली रैली थी जिसमें बच्चे से बूढ़े, नए, नवेले, लाचार सारे लोगों में आया। सारे लोगों ने अपने पैसे से आया, अपने दम पे आया। रात के 2 बजे पहली बार हुआ है कि गांधी मैदान 80% भर गया था और 6:30 बजते बजते पूरा गांधी मैदान भर गया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। लोग, नेता आने का इंतजार करता है कि जनता आएगी तो हम जाएंगे, जनता आएगी तो, लेकिन ये पहली बार हुआ कि गांधी मैदान में भीड़ बड़े उतर वो इंतजार कर रहा था नेता को, एपी गुप्ता। हमने वो शक्ति प्राप्त किया है जिसको बड़े बड़े लोगों ने आज तक नहीं किया। हमारी, जब मैं संघर्ष कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, तो अस्तित्व की पहचान के लिए लड़ रहा था, अपने घर के लोगों से लड़ रहे थे और दुनिया इसको एक तमाशा समझ रही थी। लेकिन हमने, सभी लोगों ने लड़ा अपने अस्तित्व के लिए, अपने बच्चे के लिए। अपने अपमान जो किया सरकार ने, हमारे बच्चों की नौकरियों से निकाला। 78 बरस से उस गुलामी के घूंट को पीते रहे, उसको, नाकामी को नकारने के लिए, गुलामी को नकारने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। और जब हम ताकतवर हुए, गांधी मैदान जब छोटा पड़ गया और दुनिया जो हम पे हंसती थी, जो हमें तांती ततवा कह के धिक्कारती थी, किसकी औकात क्या है, वो हमने दुनिया को गलत साबित कर दिया। एक ऐसा जात जिसकी कोई पहचान नहीं, एक ऐसा एपी गुप्ता जिसकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं, दुनिया में कोई नाम नहीं। हम सब ने मिलके एक शक्ति प्राप्त की। और जब गांधी मैदान हुआ 13 अप्रैल, तो तांती ततवा पान और एपी गुप्ता एक नई शक्ति के साथ में था। जो चैलेंजेज हमारे उसमें उस वक्त नहीं था, उससे बड़ा चैलेंज अब हमारे सामने आ गया। हमारे दुश्मन बड़े हो गए। हमारे जो आरक्षण छीना, उनको ये लगने लग गया कि हम उनके कभी हुआ करते थे और वो
वो छिटक गया, उनसे एक अपनी अपनी अलग पहचान बना ली, अपनी शक्ति बना ली। पहले अपने कुछ लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन आज लड़ना पड़ रहा है बिहार के बड़े बड़े पार्टियों के लोगों से। उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, उनके पास शासन, उनके पास प्रशासन है, उसके पास राजनीति करने वाले लोग हैं, उसके पास संस्थाएं हैं, उनके पास एजेंसियां हैं। लड़ाई बहुत बड़ी हो गई। मैं जानता हूं कि मैं किन किन परिस्थितियों से कैसे कैसे लड़ रहा हूं, किन किन लोगों से, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो सनकी होते हैं, जो पागल होते हैं, जो दुनिया के से बिल्कुल निराला होते हैं, उसके भला कौन टिका सकता है और कौन डिगा सकता है, और उसी का नाम है आईपी गुप्ता। हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए गर्दन कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। बहुत लोग हैं, बहुत पार्टियां हैं जो आईपी गुप्ता को सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आईपी गुप्ता वो मांग नहीं रहा। उनसे आईपी गुप्ता कह रहा है कि हमारे बच्चों के लिए आरक्षण पे स्टैंड अपना क्लियर करो, उसके बाद हम आएंगे। दुनिया ने पहली बार जब बड़े बड़े पत्रकारों, ऑडियो लोग, इतिहासकार, लेखकों से मिल रहा हूं, तो वो कह रहा है, वो बोल रहे हैं कि जो आपने किया, जो तांती तत्वा पान समाज में किया, दुनिया नहीं कर पाई। उनको पता है कि हम कहां पहुंच गए। लेकिन आप जानते हैं, आप जब बड़े होते हैं, जब आपके पास ताकत आती है, तो ताकतवर लोगों के दुश्मन भी उतने ही ताकतवर होते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो गांधी मैदान के बाद आपके जो प्रतिद्वंदी है, आपका जो दुश्मन है, वो बड़े बड़े लोग हो गए, बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई, और उसको ये लगने लगा है कि अब आईपी गुप्ता और उसके लोग तांती तत्वा पान समाज को बरगलाना और उनको ब्रेन वॉश करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने 6.5-7 महीने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। एक एक चीजों पे हम लोगों ने चर्चा की है कि दुनिया बदल गई हमारी। लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपको आपका आरक्षण देना नहीं चाहते, वो टेस्ट करेंगे। वो हर कोई थर्मामीटर लगा रहा है आईपी गुप्ता में कि कहां तक जाता है, कहां तक टूटेगा, कहां कंप्रोमाइज करेगा, कैसे डील करे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आईपी गुप्ता को डील कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी ताकत, अलग अलग तरह से ताकत मेरे ऊपर लगा रहा है, लेकिन ना मैं झुक रहा हूं, ना टूट रहा हूं, ना झुकूंगा, ना टूटूंगा। दोस्तों, 2016 में 14 जून को हमने कबीर जयंती मनाई थी पटना के रविंद्र भवन में, और उस समय के तत्कालीन राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद जी चीफ गेस्ट बन के आए थे, उद्घाटनकर्ता बन के आए थे। पहली बार हम लोगों ने एक बड़ी पैमाने पे हमारे नेतृत्व में वो आंदोलन, वो संत कबीर जयंती मनाया गया था। और इस बार इसी जून में उनका जन्म दिवस है, 11 जून को इस बार। और हमने इंडियन इनकलाब पार्टी और अखिल भारतीय पान महासंघ ने ये तय किया है कि हम पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में एक इनकलाब यात्रा करेंगे, और इस इनकलाब यात्रा के तहत प्रत्येक जिले में 4 पखवाड़ों में, पहला पखवाड़ा जून का, दूसरा पखवाड़ा, तीसरा पखवाड़ा, चौथा पखवाड़ा, 4 पखवाड़ों में हम हमारे वंशज संत शिरोमणि श्री श्री कबीरदास जी का जन्म जयंती मनाएंगे। और साथ ही 140 विधानसभा को हमने टारगेट किया है, जहां 10,000 से लेकर 80,000 तक है। उसी दौरान हम अपने प्रत्याशियों का, हम अपने विधानसभा का सदस्यता अभियान का समीक्षा भी करेंगे
कि हमारा स्ट्रेंथ क्या, हम दुनिया को बताएंगे उसी जिले में कि कौन कौन सा जिला में कौन कौन विधानसभा है और हम कितने हैं, उन जनसंख्याओं का, वोटर के मतों का हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे कि आप कितने ताकतवर हैं। साथ ही जब हम ताकतवर होते हैं तो हम अपने लिए उस ताकत के अनुसार सोसाइटी में, राजनीति में, हर जगह भागीदार बनना चाहते हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी ताकत है, अब हम ये चर्चा करेंगे कि हम कहाँ वार्ड बन सकते हैं, हम कहाँ मुखिया बन सकते हैं, हम कहाँ पंचायत समिति बन सकते हैं और कहाँ जिला परिषद बन सकते हैं, कहाँ एमएलए के चुनाव लड़ सकते हैं। हम अपने अपने हीरो को तलाशना चालू कर रहे हैं। मेरे नज़र में है कि कौन कौन सा, किनको मुखिया का चुनाव लड़ाना है, किनको वार्ड पार्षद का, किनको जिला परिषद का, किनको मेयर का, किसकी डिप्टी मेयर का। हमें हर एक लेयर में ताकतवर हम तभी बनेंगे जब हम नीचे से ताकतवर बनते जाएंगे। और बिहार विधानसभा 2000, तो ये सारी चर्चा हम करेंगे संत कबीर जयंती समारोह में, और वो विधानसभा का डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि उस जिले का कोई एक आदमी, जहाँ जैसे हम अपनी पहली यात्रा इनकलाब यात्रा और कबीर जयंती समारोह पहला पखवाड़ा में हम 7 तारीख को बेगूसराय जाएंगे। उसके बाद दूसरे पखवाड़ा में 9 जून को हम सहरसा में रहेंगे। फिर 22 जून को हम मुजफ्फरपुर में रहेंगे। 29 जून को हम भागलपुर में रहेंगे, मधुबनी में रहेंगे। ये मेरा एक फाइनल प्रोग्राम है कि ये 3 जगह तो मैं 100% हूँ। और उसके बाद उसी जन्म जयंती समारोह में हम आपको बताएंगे और हमारे लोग बताएंगे कि कौन कौन सा विधानसभा हमारे उस जिला में है और कहाँ कहाँ हमारा कितना वोट है और हम कहाँ कहाँ क्या बन सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग सब जानते हैं कि जितने भी कबीरपंथी हैं बिहार में, उसमें से लगभग मोर देन 50% हम हैं, ताकि तत्वापान है। और ये जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो कबीरपंथी हैं, हमने कभी उनको उचित स्थान भी नहीं देने की कोशिश की, हम दूर रहे। जो कबीर के मानने वाले, जो पंथ के मानने, उनको तो इज्जत दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा समाज, इंडियन इनकलाब पार्टी, हमारे जाति के जो लोग मठाधीश हैं, कबीरपंथी में गद्दी के मालिक हैं या कबीरपंथी, उनको सम्मान दें। और साथ ही मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे बच्चे आपके अनुयायी हैं, कबीर के अनुयायी हैं और हमारे बच्चों की लड़ाई में, संघर्ष में इनका एक योगदान होना है। इनका आशीर्वाद चाहिए। जितने भी संत हैं, कबीर के मानने वाले लोग, उनका आशीर्वाद चाहिए। और हम निश्चित तौर पे ये जरूर अपील करेंगे अपने लोगों से कि हम संत कबीर के वंशज हैं और उनके अनुयायी, उनके चलाए जा रहे रास्ते पे जरूर चलेंगे। क्योंकि एक लौता शख्स थे जो उस समय धर्म के पाखंड के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई अकेले दम पे, और वो शक्ति हमने गांधी मैदान दिया है। तो हम अपने लोगों के साथ, जैसे मखदूमपुर में बड़ी एक सभा होती है कबीरपंथियों का, मुझे वहाँ बुलाए जाने की मैंने अपनी सहमति दी है कि मैं वहाँ भी जाऊँगा। और जहाँ जहाँ जिस डेट में ये सारी चीज़ें हो रहा, हम इंडियन इनकलाब पार्टी और अखिल भारतीय पान महासंघ इन सारे कबीर जयंती समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे। और मैं जहाँ तहाँ जा सकता हूँ मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ये 4 पखवाड़े में जो पहला और दूसरा और चौथा पखवाड़ा जहाँ मैंने तय किया कि मैं वहाँ खुद जाऊँगा, उसमें 7 जून बेगूसराय है, 9 जून सहरसा है, 9 जून 8 के बीच में मुंगेर या खगड़िया में हो सकता है, खगड़िया में जाऊं। और उसके बाद 9 तारीख को तुम सहरसा हैं, फिर 22 को मुजफ्फरपुर में श्री धूमधाम से संत शिरोमणि कबीर दास की दूसरी पखवाड़ा की जयंती मनाई जाएगी। फिर 29 को हम भागलपुर में भी रहेंगे। फिर बांका, पूरे एक
डिटेल्ड मेरा टूर प्लान 1-2 दिन में हम आपको शेयर करेंगे। और हम कबीर के लोग हैं, वंशज हैं, उनके मानने वाले लोग हैं। हम अपने वोट बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए कबीर जयंती नहीं मना रहे जिसे बाकी लोग मना रहे हैं। उनको कबीर से कोई मतलब नहीं है। उनके थ्रू हमारे समाज में एक डिवीजन करना चाहते हैं, वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन हम कबीर को मानते हैं, हमारा सब कुछ भगवान कबीर हैं। इसलिए आप सबों से ये चीज को समझना होगा कि जब आप शक्ति प्राप्त करते हैं, एक ऊंचाई पे जाते हैं, तो आपके दुश्मन भी उस लेवल के हो जाते हैं। और दुश्मन कभी भी आपको राजनीति में सीधा वार नहीं करता। वो पहले आपके घर के लोगों को खोजता है, आपके घर के मजबूत कमजोर पहलू को खोजता है और उसी को हथियार बनाता है और उसी हथियार से आपको कमजोर करता है। लेकिन आपको बता दें, जैसा मैंने पहले कहा था कि आरक्षण दस्तक दे रहा है, मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। और ये जो मैंने कहा था कि आप मुझे 2 दिन दो, उस 2 दिन आपने दिया और उस 2 दिन में हमने दुनिया को बता दिया कि मैं नहीं तो आप नहीं। और वो शक्ति से शांति आती है, शक्ति से हक मिलता है, और वही वोट के चोट से हमारा आरक्षण हमारे पास आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इंडियन इनकलाब पार्टी बनने से आरक्षण की बात कमजोर हुई है, लेकिन उनको पता नहीं। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में इसलिए आते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर फिर तुरंत बहुत ज़्यादा निराश भी होते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि हम पॉलिटिकल कास्ट नहीं, हम राजनीति को समझते नहीं। मैंने कहा था कि सोचो, आपका दिमाग किसी के सोच का कैरियर नहीं होना चाहिए। आपका खुद का दिमाग रीजनिंग होना चाहिए कि अगर कोई लोग बोल रहा है तो ऐसा क्यों बोल रहा है। हम जिंदगी भर 78 बरस तक कोई हमारे सोच के, हमारे ब्रेन के साथ खेलता रहा। दिमाग हमारा उपयोग कोई और कर रहा था। हमें ये हमेशा समझना होगा कि अगर हमारे पास मुखिया होगा, हमारे पास जिला परिषद के सदस्य होंगे, हमारे पास वार्ड पार्षद होंगे, हमारे पास मेयर, डिप्टी मेयर, एमएलए होगा, तो हम जमीन से लेकर सदन तक मजबूत होंगे। और मजबूत आदमी का हक कोई नहीं छीन सकता। और देखिएगा, मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकने वाला हूँ। 2025 चुनाव के बाद पटना में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईएएस और बीपीएससी ऑफिसर बनाने के लिए मैं कोचिंग खोलने वाला हूँ, ताकि हम सिर्फ मुखिया, एमएलए और वार्ड पार्षद और मेयर, डिप्टी मेयर ना बने। हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस भी बने, हमारे बच्चे एसडीएम एसडीओ भी बने, बीडीओ सीओ भी बने, ताकि हम प्रशासन और शासन के बाहर तो हम बन रहे हैं, वहां भी हमारे लोग हो, तभी हम मजबूत हो पाएंगे। इसलिए इनकलाब यात्रा विधिवत 7 तारीख से बेगूसराय से शुरू हो रहा है। और इस यात्रा में मैं रहूंगा, मेरे साथ पत्रकारों की एक टीम रहेगी। और उसी दौरान हम लोगों से ये राय भी लेंगे कि आखिर उनके नज़र में 140 विधानसभा में उनके जिला में कौन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसकी खोज करेंगे। और हमने ये यात्रा के दौरान जो बूथ लिस्टों की तैयारियां किया है, उसका भी शेयर करेंगे कि हमारा बूथ कैसे मजबूत होगा और हम बूथ पे कैसे क्या कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता क्या, हमारी कमजोरी का, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन को लेता हूं। अभी हमारे पास जो कॉल आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोरी समाज 8 तारीख को दिल्ली में भी अखिल भारतीय पान महासंघ और इंडियन इनकलाब पार्टी ने, 7 तारीख को मैं वहाँ से बेगूसराय से सीधा शाम को पहुँचूँगा
पटना बेगूसराय से, और फिर सुबह की फ़्लाइट से मैं दिल्ली जाऊंगा। वहाँ संत शिरोमणि कबीरदास जी की जन्म जयंती मनाऊंगा। फिर उसी शाम की रात की फ़्लाइट से वापस आ जाऊंगा और फिर सुबह 9 तारीख को सड़क मार्ग से सहरसा के लिए निकल जाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समर्पित है, और आपके दुश्मन, हमारे दुश्मन जो आरक्षण देना नहीं चाहता मुझे, वो कबीर जयंती के नाम पे हमारे घरों में घुसना चाहता है, हमें कमजोर करना चाहता है, और हमारा ही लोगों को सामने ला के उसके कंधे पे बंदूक रख के हमें और आपको निशाना बना रहा है। इस चीज को समझना होगा आपको और हमको भी। आईपी गुप्ता जीवन में कभी भी आरक्षण के नाम पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। आरक्षण है तो आईपी गुप्ता है। मुझे भले अकेले लड़ना पड़े, मुझे दुनिया से टकरा जाना पड़े, सरकार के सारे ताकतों से टकरा जाना पड़े, आरक्षण के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते हम यहाँ अगर हमारे लोग विधानसभा में, लोकसभा में रहते तो 1978 में 67 में 67-68 में जो जेपीसी आया, 69 में जो बिल आया, अगर एक भी आदमी अगर वहाँ रहता लोकसभा में तो हम अनुसूचित जाति में उसी समय शामिल हो गए होते। विधानसभा में होता 13-14 लोग विधानसभा और विधान परिषद में उठाया, हमारे जाति के एक एमएलसी है, उसने नहीं उठाया, और अभी वो कहता फिरता है हमारे समाज के कुछ लोग कि सरकार ही तो आरक्षण देगा, तो दे दो आरक्षण। इतने दिनों से तो वोट मांग रहे थे, क्यों नहीं दिया भाई? कैसे भरोसा कर ले? तुम एक आवाज ने उठा सके और आरक्षण दिलवाने की बात करते हो। हमारे 5 समाज के लोग वो नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। एनीवे, तो मैं इनकलाब यात्रा के दौरान एक बार समाप्त करता हूँ कि इनकलाब यात्रा के दौरान हम पहली यात्रा पटना से चालू जो करने जा रहे हैं वो बेगूसराय को। उस दिन वहाँ संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती होगी, विधानसभा पे चर्चा होगा, सदस्यता अभियान पे चर्चा होगा। फिर शाम को हम लौटेंगे, सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में कबीर जयंती को शामिल होने के बाद फिर उसी रात वापस आऊंगा और 9 तारीख को सहरसा जाऊंगा। सहरसा के बाद और इस बीच में हमारी डेट्स बनेंगे किसकी जिला में मैं जाऊंगा, और 22 तारीख को मुजफ्फरपुर, 29 तारीख को भागलपुर, मधुबनी, 30 तारीख को फिर मधुबनी, और फिर प्रोग्राम बनते रहेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि एक भी तांती तत्वपान गांधी मैदान के बाद साधारण आदमी नहीं रहा है। अगर आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपकी गलती है, मुझे गलतफहमी नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं मुंबई से, और वहां कुछ बड़े बड़े टीवी चैनल के जो जर्नलिस्ट हैं, उनके संपादक हैं, उनसे एक मीटिंग है, इतिहासकारों से मेरी मीटिंग है, आइडियोलॉग से मीटिंग है, कुछ पॉलिटिकल मीटिंग है, जो मैं दिल्ली में 5 तारीख तक ये सारी मीटिंग को समाप्त करूंगा। और मैं चर्चा में ला रहा हूं उन सारे, हर कोई जानना चाहता है कि आंदोलन हुआ कैसे और इसके पीछे की शक्तियां और स्ट्रेटेजी क्या था, जो हमने पूरा डिटेल में, लोग सुन रहे हैं और मैं बता भी रहा हूँ। देखता हूँ कुछ क्वेश्चन है कि नहीं का, मैं ले लेता हूँ। सर, आपसे विनती कि हमारे दरवाजे पे नेपाल जरूर कोशिश करें। गुड्डू जी, मैं ज़रूर आऊँगा नेपाल, अगर समय मिलता तो 100% आऊँगा। मनोज कुमार जी लिखते हैं कि पान समाज बिहार के लिए बाहर बहुत काम करता है सर, आपका वोट देने के लिए सब जाएगा। मैं जानता हूँ कि
जैसे मैं हमेशा इस बात पे जिक्र करता हूँ, जब मैं आइडियोलॉग, ओपिनियन मेकर से, संपादकों से जब मैं बात करता हूँ, तो दिल्ली, पटना जो माइग्रेट करके काम कर रहे हैं कहीं कहीं, उनके बारे में ज़रूर बात करता हूँ कि किस तरह उनकी जवानी, उनकी बचपना, उसके बच्चों की बचपना किस तरह से छीनता है, और किस तरह खुद के घर में मेहमान बनकर छठ पूजा में आता है लोग, और उन किन किन परिस्थितियों से वो बेचारा गुजरता है, रहता है। अगर हमारे पास आरक्षण होता तो बीए पास करने वाला हमारा बेटा मिस्त्री नहीं बनेगा। और मैं जानता हूँ जिस दिन मुझे आरक्षण मिलेगा, शायद तांती तत्व पहला होगा पूरे भारत में कि सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने वाले हम लोग रहेंगे, जो हमने करके दिखाया था। और मैं बताऊं, यह आरक्षण हर हाल में हम लेके रहेंगे, और हम बहुत करीब हैं। कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ रणनीतियां हैं, जो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं बताऊंगा तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ ध्यान रखिए कि मेरा हर कदम आरक्षण की तरफ बढ़ रहा है। एक भी कदम ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ। मेरे पास पाने के लिए आज के दिन में बहुत कुछ है। मैं चाहूँ तो रातों रात क्या नहीं पा सकता हूँ, जो देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वही है कि एपी गुप्ता को न कोई खरीद सकता है, न कोई झुका सकता है, न कोई डरा सकता है। डरता तो हूँ सिर्फ आपने जो विश्वास मुझ पर जगाया है, आपका जो भरोसा है, आपका जो साथ है, सिर्फ उसी से डर लगता है। 24 घंटा आप जो दुआ करते हैं, आप जो भरोसा करते हैं, उस भरोसे को मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ। मुझे इतना ताकत दो कि मैं उनके भरोसे पे खरा उतर सकूं। और जो छोटे मोटे लोग ग्रुप में या जहाँ कुछ लिखते हैं, उसको न पढ़ता हूँ ना मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपने दिमाग को कचड़े का डस्टबिन नहीं बनाना चाहता। हम किसी भी इंसान का कोई नेगेटिव न बात देखते हैं, न पढ़ते हैं, न उसका वीडियो देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में उन बातों को लाते हैं, उन रणनीतियों पे काम करते हैं जिससे हमारा आरक्षण हमें वापस मिले। अगर हम रणनीति अच्छे से नहीं बनाते तो क्या गांधी मैदान हम कर पाते, या आंदोलन खड़ा कर पाते? ये दुनिया माना है कि एपी गुप्ता जब बनाता है रणनीति तो बनाता है, और वो रणनीति ऐसी होती है कि किसी को भेद पाना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं हूं ना, ये यहाँ रणनीति बना तो इसको पता नहीं होता है। ये दुनिया सिर्फ ये जानने की कोशिश करता है क्या कि ये सोचता क्या है। कल एक बड़ा पत्रकार लिखा है मेरे फेसबुक के, इस आदमी को मैं समझ नहीं पाया, इसके स्टाइल को भी नहीं समझ पाया। भाई समझ जाएंगे तो हम कमजोर न हो जाएंगे। मैं जाने से पहले, जब मैं इस दुनिया से जाऊं, तो कम से कम 1000 वैसे पान को नेता बना के जाना चाहता हूं, जिसको समझ पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये भी आपको समझना होगा कि अखिल भारतीय पान महासंघ बड़ा होता है, उसमें आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता चाहे जितने भी लोग, वो बड़ा नहीं होता, संघ बड़ा होता है। जब संघ बड़ा होगा तो उसमें से 1000 आईपी गुप्ता पैदा लेगा। इसलिए कभी भी आईपी गुप्ता संघ के सामने एक छोटा काज करता है। कोई भी आदमी जो महासंघ में अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि हमेशा संघ बड़ा होता है। संघ ही हमारा सब कुछ है। और इंडियन इनकलाब पार्टी ये पहली पार्टी है जो पहले बार में सत्ता वाले को मजबूर किया है कि मेरे साथ बैठे, पार्टियों को मजबूर किया कि मेरे साथ बैठे है और बात करे। एक टिकट के तरसने वाला आईपी गुप्ता अपने लोगों को टिकट देगा, लड़ाएगा, और वो वही लोग टिकट देंगे जो कभी हमें नहीं दिया था, वो हमें सीट देंगे और हम अपने लोगों को लड़ाएंगे। अमरदीप कुमार तांती जी लिखते हैं, आपको सिर्फ ये समझ के रखना है कि आप साधारण आदमी नहीं हैं। गांधी मैदान की भीड़, आंदोलन की भीड़ आपको एक ताकतवर और एक विशेष आदमी बनाया है। अपने आप को कम आंकने की कोशिश मत कीजिए।
और राजनीति करना सीखिए। हमें राजनीति करना सीखना होगा। और जब हम कभी कभी कमज़ोर होते हैं या कभी कभी जब मन मेरा भटकता है और जब कुछ लोग नकारात्मक बात करते हैं तो मैं उन पर गुस्सा नहीं होता। मैं इसलिए गुस्सा नहीं होता, मुझे मालूम है कि जो समाज 78 बरस में कभी राजनीति नहीं की, 78 बरस में लोग हमें अपने इशारे पे नचाते रहे, हम उससे आज़ाद हुए हैं। तो ये 78 बरस का जो रिटार्डेशन है, जो नकारात्मक सोच है, स्वाभाविक है कभी कभी आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन हम अपने ऊपर नहीं आने देते। मैं हर पल याद करता हूँ, IP गुप्ता तुम विशेष आदमी है, तुम्हारे साथ 80 लाख लोगों की ताकत है। जब जब जो लोग कमज़ोर होते हैं तो आप गांधी मैदान के उस भीड़ को याद कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि आप खास हैं, आप बेहद खास हैं। आप कभी भी जब भी लगे कि आरक्षण मिलने में देरी हो रही तो उस भीड़ को याद रखिए, उस ताकत को याद रखिए। याद रखिए कि एक महिला जिसके घर में 5 किलो अनाज था, चावल, मात्र 5 किलो चावल था, वो अपना चावल बेच के गांधी मैदान आ गई। उसकी पूरी धन संपत्ति 5 किलो अनाज थे, चावल थे, बेच दिया उन्होंने, वो आ गया। तब IP गुप्ता को लगा, अरे तुम्हारे पास तो पैसा है, कुछ पैसे खर्चा कर दिया तुमने। लेकिन एक चाची ने, एक महिला ने, एक पान समाज की माँ ने अपनी सारी पूंजी 5 किलो अनाज बेचा है, अपनी पूरी ताकत बेच दी। उससे बड़ा तुम और हम नहीं हैं। IP गुप्ता और आप नहीं हो सकते जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी बेच दी। नई नवेली दुल्हन आई, पैर वाले, बूढ़े, सारे लोग आए, भूखे प्यासे। जब कभी भी मन भटके तो उस गांधी मैदान को याद कीजिए, उस भीड़ को याद कीजिए। 18 घंटे से हम वहां खड़े थे, उस तपस्या को याद कीजिए। आपको लगेगा कि आप बेहद खास आदमी है। और जब आपको फोन कॉल आता है ना कि आरक्षण सरकार ही दिलाएगी, तो दे दे। आज तांती ततवा का ही हर जाति पे, छोटे छोटे पार्टियों में, बड़े बड़े पार्टियों में ततवा को खोज खोज के पंचायत अध्यक्ष बना रहा है, कार्यकारिणी का सदस्य बना रहा है। कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना रहे हो, प्रखंड अध्यक्ष बना रहे हो, तांती ततवा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे प्रखंड अध्यक्ष बन जाने से, कार्यकारिणी के सदस्य बना देने से हम मूर्ख हो जाएंगे, हम बेईमान बनेंगे, बेईमान। जो मैंने कहा था, तो मुझे कुछ भी बना दो बाबू, हम मानने वाले नहीं हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षण चाहिए, कभी समझौता नहीं कर सकते उसके लिए। और आपको बता दूं, हमारा ये लड़ाई अगली पीढ़ी के लिए है। हमारा नौजवान बेटा नेता बनेगा, हमारा नौजवान बेटा मुखिया बनेगा, मेयर बनेगा, डिप्टी मेयर बनेगा। हमारा नज़र सिर्फ MLA बनने पे नहीं है, हमारा नज़र नगर परिषद में, नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षद बनने की है। हमारी नज़र प्रमुख बनने की है, हमारी नज़र जिला परिषद का अध्यक्ष बनने का है, MLA बनने का है, मंत्री बनने का। हमारे सपने अब छोटे नहीं रहे, हम हीरो बनेंगे, हीरो। और वो हीरो हमको बनाएगा उस गांधी मैदान की भीड़। आज पार्टी को ततवा नजर आ रहा है, इसके पहले कहां थे हम, गिनती तक नहीं थे। जब मैं लोगों को थंब रूल समझाता हूं ना, थंब रूल क्या होता है, लोग कहते 22 लाख है। अरे भाई, मैं समझाता हूं लोगों को कि सहरसा में जब 15 दिसंबर को 70,000 भीड़ थी पटेल मैदान में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम 7 लाख हैं सहरसा में। बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, जमुई में जब 40 से 50,000 की भीड़ थी, तो हर एक शहर में हम लोग
5-5 लाख के, 4-4 लाख के हैं। और जो भीड़ 45 लाख की बेगूसराय में आई, इसका मतलब ये होता है कि वही भीड़ जब गांधी मैदान जाएगी तो 10% से 5% हो जाएगी। यानी एक जिला में 5-10% भीड़ जाती है, लेकिन वही जब गांधी मैदान जाएगा तो वो भीड़ 5%, 4 से 5% हो जाती है। और गांधी मैदान में अगर हम 5 लाख मात्र गिन लें तो इसका मतलब हम पूरे बिहार में 1 करोड़ है। और हमने अभी जो 13-14 लोग एमएलए उठाए, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि वो जानता है हम उठा दो भाई, हमारा इन्हीं वजह से जीतता हूं मैं। इसके पहले वो लोग गिनता भी नहीं था, आज गिन रहा है। तो मैं थंब रूल बताता हूं कि अगर 5 लाख है तो हम पूरे बिहार में 1 करोड़ हुए कि नहीं? किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है। जातिगत जनना हो रहा है, सरकार ने चालू किया है, घोषणा की है। अब ये जो घोषणा हो रही है जातिगत जनगणना की, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन मैं चाहता हूं भारत सरकार भी जातिगत जनगणना तब तक नहीं करा पाएगी जब तक सेंसस एक्ट 1948 का उसको एक्ट में सुधारना होगा, उसको मॉडिफाई करना होगा। क्योंकि 1952 में जब पहली बार नेहरू जी ने जनगणना कराने की बात की तो उसमें से कास्ट कॉलम हटा दिए गए। अंबेडकर साहब थे, इसलिए वो SC ST रह गए। तो भाई आपको अन्य जातियों को जोड़ने के लिए 1948 में संशोधन करना पड़ेगा ना, जैसे आपने CAB CA लाए, नहीं सिटीजन एक्ट जो लाए तो संशोधन किए तबे ना। पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाए, उसके बाद CA लाए, एक्ट बनाए। ठीक उसी तरह आपको सेंसन 1948 अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, फिर एक्ट लाना होगा, तब कहीं जाके आप जाति जनगणना कर पाएंगे, कॉलम को जोड़ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो। और हमने जो कहा है कि हम 1 करोड़ के लगभग हैं, तो मैं बता दूं इस बार तांती तत्वा 5 जाति के लोग एक आदमी का और जाति का कॉलम में सही सही लिखाएगा और सही सही गणना होगी। और हम लाठी लेके खड़े रहेंगे एकदम सामने में, जो गन्ने के लिए आएगा तुमको दिखाओ, उसका कॉपी दो कि हमारा ये जाति, हमारा ये, लिखो सही सही एक घर पे। उस समय भी हम रथ निकालेंगे और गांव गांव घूमेंगे कि हमारे लोग को ठीक से गिनो। तो इसलिए सरकार अगर सचमुच में ईमानदार है जाति जनगणना करने के लिए 1948 सेंसस में उनको संशोधन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये चीजें होगा। तो जब कभी भी आपको लगे, अब चीजों को समझिए कि आपके दुश्मन बड़े हो गए। वो क्यों? अब भाजपा को जो केंद्रीय मीटिंग हुआ उसमें ये डिस्कस हुआ है कि मैं जानता हूं भाजपा ने एक बड़ी मीटिंग की दिल्ली में, उसमें कहा कि ये तांती तत्वा हमारा वोट था, परंपरागत हमारे वोट थे, और ये वोट IP गुप्ता लेके उड़ गया, इनकलाब पार्टी लेके उड़ गया, इसलिए इसको तोड़ो। छल से, बल से, ताकत से, एजेंसी से इसको तोड़ो। ये तो अगर वोट छीन लिया तो ये तो इनकलाब, इंडियन इनकलाब पार्टी का वोट हो जाएगा, तो हमारा वोट घट जाएगा। ये दूसरा नेता पैदा हो रहा है, दूसरा क्षेत्रीय दल पैदा हो रहा है, इसको तोड़ो। और लगाया अपने लोगों को, और वो तोड़ने पे लग गया। लेकिन भाजपा वाले ने भूल गया कि 4 जून 2023 को हमने बापू सभागार में एक मीटिंग की थी, और उसको कमजोर करने के लिए आपने नवंबर में एक मीटिंग की। हंस पता चल गया आपको। इसीलिए क्लस्टर मीटिंग कर रहा है वो कबीर जयंती के नाम पे। IP गुप्ता और उसके लोग जो 13 अप्रैल को गया है ना, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। उसको पता है कि आप क्यों बुला रहे हैं और क्यों कबीर जयंती मना रहे हैं। मालूम है हमें एक ही चीज आपके तरफ ले जा सकती है, वो है हमारा आरक्षण वापस दो। ये मत सिखाइए हमको और हमारे लोगों को कि हम ही सरकारें न देगा। सरकार नहीं देगा, सरकार बदल नहीं देंगे, वो सरकार नहीं ले आएंगे जो हमें देगा। आप मुझे इतना दिन से एक डिलीशन नहीं कराया आपने, और आप मुझे दे दीजिएगा। अरे दो ना भाई।
आप ऐलान करो ना, अध्यादेश लाओ ना, हम लोग गुलाम की तरह आपके तरफ चले जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं देते, हमारे लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो ध्यान रखिए, आप ताकतवर हो गए हैं। जब आप कमजोर महसूस करने लगे तो समझिएगा कि आप गांधी मैदान की उस भीड़ को, चिल्लाते भीड़ को याद रखिए। आपके दुश्मन, आप ताकतवर हैं तो आपके दुश्मन भी बहुत ताकतवर हो गए हैं। और राजनीति में दुश्मन हमेशा पीछे से वार करता है, आपके लोगों के हाथ में हथियार देता है और आपकी ताकत को छीनता है। जब मैं बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूं, वो अमेजिंग होता है कि भाई आज भी हमारे घर ब्राह्मण नहीं आते पूजा करने के लिए। बेतिया में, दरभंगा में अपने खुद के ब्राह्मण हमारे लोग आज भी लोग खाना नहीं खाते भाई, बड़े लोग, उसके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है। ये सब बातें जब मैं बताता हूं, अभी मैं मुंबई में एक बड़े आइडियोलॉग से मिला जो ओपिनियन मेकर हैं, टीवी पे आते हैं, बहुत बड़े लोग हैं, किताबें लिखे हैं, सरकार उनसे आइडिया मांगती है, पॉलिसी मांगती है, सजेशन लेते। मैं उनसे मिला उनके घर पे, उन्होंने मुझे 1 घंटे का समय दिया, लेकिन जब हम बैठे तो 4.5 घंटे बैठे। और 4.5 घंटे के बाद उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी में लिखा उन्होंने कि अभी तक मुझे उस बात को पचा नहीं पा रहा हूं कि जो अपी गुप्ता जी बोल के गए हैं। आज भी बिहार में इस तरह की स्थितियां तांती तत्वा का है, उनको मानना पड़ा, लिखना पड़ा। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस के संपादक से मिला, वो स्टोरी आ रही है इंडियन एक्सप्रेस में कि हमारे साथ कब और कैसे और हमें कहां जाना चाहिए। ये सब जो चीजें लोग सुनते नहीं थे, वो बुला के बैठ के सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं लोकमत के एडिटर से मिला, यहां ऐसे बहुत सारे लोग, और सभी को मैंने बताया कि संघर्ष मेरा क्या था। और सभी लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम इसको लेख में लाएंगे, हम किताबों में लाएंगे। हम साधारण नहीं रहे, हम छोटे छोटे बात पे उलझने वाले नहीं रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ने वाले नहीं रहे। हम पान हैं, आंदोलन से निकला हुआ पान। अब हम छोटी छोटी बात करने वाले नहीं हैं, हम बड़ी बड़ी बात करेंगे कि अगर हम इस गांव में हैं तो हमारा मुखिया कौन होना चाहिए, इसमें कौन है, इस विधानसभा में जो एमएलए लड़ेगा, हमारा कैंडिडेट कौन होगा, हमारे दुश्मन कौन है, इस पे डिस्कस होना है। आमने सामने देखना है, अगल बगल में देखना है, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप उन लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए जो राजनीति करते हैं। वो हो सकते हैं जादव भाई हों, वो भूमियार भाई हों, वो राजपूत भाई हों, चाहे जो भी हों, उनके साथ बैठिए, कहिए, अपनी बात कहिए, चौक चौराहे पे अपनी बात कहिए। कोई आपको डिस्करेज करने के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने खुद के लोग डिस्करेज करेंगे। आरक्षण मिलने वाला है। आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो 1 साल पढ़ना पड़ता है। आरक्षण मिलेगा। घबराहट इतनी है राजनीतिक पार्टियों में कि हर कोई अपी गुप्ता के पास आना चाहता है। मुझे ऑफर मिल रहे हैं, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, यहां भेजेंगे, वहां करेंगे, लेकिन कहा मैं नहीं। मुझे पाने के लिए आज के डेट में बहुत कुछ है। अगर मैं 1 मिनट आंख मूंद लूं, आरक्षण से समझौता कर दूं, तो मैं पता है आपको कहां देखूंगा दूसरे पल। लेकिन मैं आपको जवाब कैसे दे पाऊंगा भाई? जो राखियां बांधा है उसको जवाब कैसे दूंगा? जो गले लगा के बोला रे बेटा तुम ही तो मेरा सब कुछ है, उसको क्या जवाब दूंगा? इससे रिमेंबर, when you getting down with your thought, remember the Gandhi मैदान। when you losing your patient, अभी Tier 3 में जो रिजल्ट आए हैं, किसी का एडमिशन कर दिया। एक बच्ची मुझे याद है,
उसका नाम बेगूसराय की, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वो 2-3 दिन पहले कॉल की हमको, 2 बच्ची कॉल की। अभी जो कॉल की वो बोले कि सर मेरे घर में छत नहीं है, मेरा हस्बैंड 10,000 रुपया महीना कमाता है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड बहुत मुश्किल करके मुझे पढ़ाया है सर, मेरा सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग नहीं ले रहा सर। वो रो रही थी, मुझे बचा लीजिए। रो रही थी, मैं भी रो रहा था उसके साथ। हमने कहा कि बेटा तुम्हारा और हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हम तत्वा में पैदा लिए, हमारा तुम्हारा गुनाह सिर्फ ये है कि हम नक्कारे पैदा लिए। हमारे पास लोग आए, सत्ता के लोग आए, हमने उनको कहा कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए आरक्षण पे। उन्होंने कहा कि मैं रिव्यू पिटीशन में जाऊं के लिए, नहीं, उससे जाने से कोई फायदा नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप रिव्यू कीजिए जो आपने हमारे बच्चों को निकाला है नौकरियों से। मैंने बताया उनको कि किन किन ऑफिसर्स जो आपके खिलाफ में लड़ रहे हैं, मेरा खिलाफ करने के चक्कर में सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो ऑफिसर्स कौन है मैंने सरकार को बताया है। हमने उन्हें कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि तांती पान और आईपी गुप्ता आपके साथ खड़ा हो तो मुझे भरोसा दिलाइए कि आपका स्टैंड क्या है। सबसे पहला काम कीजिए कि हमारे बच्चों को जो नौकरियां से निकाला है आपने, उस डिसीजन को रिव्यू कीजिए। और मैं यूं नहीं कर रहा कि कानून के तहत रिव्यू कीजिए कि 9 साल में हमारे बच्चे ने जो सर्टिफिकेट दिया उसी पे वो अप्लाई किए, मेरिट पे आए, नौकरियां आए। आप उसको रिव्यू कीजिए और उन सारे लोगों को नौकरियों पे वापस लाइए, मेरिट लिस्ट में वापस लाइए। मेरी पहली शर्त है सरकार से, जो हमसे बात करने के लिए आए। मैं नहीं करता समझौता, मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो, अपना घर, अपना परिवार, अपना शरीर, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ तो लुटा दिया। क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए भाई। मैंने सरकार के लोगों तक ये तक कहा कि आप आरक्षण का चिट्ठी दीजिए और एक जहर का शीशी दीजिए। ये चिट्ठी मैं अपने लोगों को दूंगा और आपके सामने जहर का घूंट पी लूंगा। आप रिव्यू करो भाई। आप चाहते हैं कि हमारे लोग आपको वोट दे तो आप रिव्यू कीजिए। हम कैसे भूल सकते हैं कि आपने मेरी बेटी जो एडमिशन ले लिया पीएमसी, उसको निकाल दिया? हम कैसे भूल सकते हैं कि आप हमसे मिले नहीं? हम कैसे भूल सकते हैं कि ठेला चलाने वाला कि बेटा साइंटिस्ट बन गया, भगवान से चुट में उसकी नौकरी लग गई, उसको निकाल दिया? हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरियां लगी, दरोगा बने, एसडीएफ, उसको खींच खींच के निकाल दिए? एएनएम का रिजल्ट आया हुआ है, उसको रोक के रखें? कैसे भूल सकते हैं? अरे जो भूलेगा ना, जो तांती तत्वा भूलेगा, वो तांती तत्वा नहीं हो सकता है, उस समाज का गद्दार हो सकता है। हम किसी भी कीमत पे नहीं भूले हैं। आपको करना होगा, और नहीं तो जिस दिन हमारी सरकार आएगा हम करेंगे। और अपने बच्चों को, आज जिन जिन बच्चों को आपने सपने देखना छोड़ दिया हमारे बच्चे ने, उसको हम उसकी खुशियां वापस लाएंगे। और जो लोग सरकार के नाम पे, पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे समझौता कर रहे हैं ना, एक बार याद करना कि इसकी हाय तुम्हें लगेगी। हम अपने बच्चों को वो दिन जरूर लाएंगे। मैंने कहा है सरकार के लोगों से जो मिलने के लिए आए कि आप रिव्यू कीजिए, हमारे बच्चों को जो नौकरियां आपने छीना है उस पर रिव्यू कीजिए, वापस लाइए। हाई कोर्ट में अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, हाई कोर्ट में जवाब दीजिए आप, और बताइए कि किस आधार पर आपने हमारी नौकरियां छीनी है हमारे बच्चों की। मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, लेकिन आप जब बटेंगे तो आपके अधिकार आपके घरों में दस्तक दे रहा है। भाजपा का पार्टी बना के, चपरासी बना के, कार्यकारिणी का सदस्य बना के
आपके घरों में ढुक रहा है। पहचानिए, वो भाजपा वाले आपको कुछ सम्मान नहीं दे रहे, वो आपके घरों में पहुंच रहे हैं। आज ही जदयू को, भाजपा को, राजद को, कांग्रेस को आज ही तत्वा याद आया। क्यों? क्योंकि आपने 13 अप्रैल को जो ताकत दिखाया है ना, वो किसी का औकात नहीं है बिहार में आज की डेट में कि वो कर सके जो आपने और हमने कर दिखाया है। और उसी ताकत से उनको डर है, और उसी ताकत में, उसी शक्ति को छीन भिन करने के लिए आपको कार्यकारिणी का सदस्य बना रहा है। आपको जाके भाजपा के प्रदेश सदस्य दुनिया से मिला के पीठ ठोंकवा रहा है। अरे भैया, हम कार्यकारिणी सदस्य, एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहते यार। समझो, मेरे बच्चों की नौकरियां जो तुमने खाई है वापस करो, हमें आरक्षण दो। इससे नीचे हम कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। हर रोज लड़ रहा हूं, हर रोज। और आप देखिएगा जब मैं यात्रा निकाल रहा हूं तो क्या होगा। ये बिहार ने भी, भारत में पहली बार हो रहा है कि इंडियन इनकलाब पार्टी के लोग के सदस्य बनने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। पहली बार हो रहा है। 20 रुपया की जगह पे 200 रुपया देके बन रहा है। ये पहली पार्टी है कि जो बनते ही बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। कभी भी जब आप निराश होने लगे, कभी भी जब आप लगे कि थक गया हूं, तो गांधी मैदान की भीड़ को याद रखिएगा। जब आपको कभी लगने लगे, ये घमंड आ जाए कि हम 20 बस लेके गए, तो उस बूढ़ी माँ को याद कीजिएगा जिसने अपने 5 किलो चावल बेच दिए, जमा पूंजी बेच दी। हमारे पास हमने जो जो कहा है कर दिखाया है। हमने कहा था कि आंदोलन खड़ा करूंगा, कर दिया। हमने कहा कि सबसे बड़ी जातिगत आंदोलन होगी, हमने कर दिया। हमने कहा कि 12 रैलियां करूंगा, कर दिया। हमने कहा कि धरती के आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा, उड़ा दिया। हमने कहा सदन से, सड़क से सदन तक ले जाऊंगा, ले चले गए ना। जाने से पहले उड़ा। 13 अलग अलग जातियों के 14 अलग अलग पार्टी के लोग उठा दिए ना सवाल। हमने कहा कि हीरो बदलेंगे, बदल देंगे। आपको मेयर, डिप्टी मेयर, मुखिया, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, पंचायत सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख भी बनाएंगे, एमएलए भी बनवाएंगे। ये भी करूंगा। और मैंने कहा था कि आरक्षण लाऊंगा, वो भी लाके दूंगा मैं। साथ ही हमने कहा था कि पॉलिटिकल कास्ट बनाऊंगा। पॉलिटिकल कास्ट, राजनीति करने वाला जात, वो भी अब हम बनने लग गए। और इसी सब चीजों को कम करने के लिए हमारे ही तथाकथित लोग, हमारे जाति के लोग हमारे और आपके घरों में घुस रहे हैं। लोग नए नए सगुफे छोड़ रहे हैं। हम लाके देंगे, वो लाके देगा। ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? अगर आपको को आके कहता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष फलना मुख्यमंत्री से, फलना नेता से बात करा रहा हूं, एक बार सोचिएगा कि कल हमारे पास क्यों नहीं आया था, आज क्यों आ रहा है। आपको जवाब मिलेगा। फिर याद कीजिएगा कि आपका पड़ोसी का बेटा जो राजमिस्त्री, उसका नौकरी सरकार ने छीन ले, रुक जाइएगा। और जो अपने आप को नेता कहने वाले हमारे समाज के लोग अगर आपके पास आता है या कुछ कॉल करता है, तो उसकी खुद के जीवन को देखिएगा कि जो आदमी आपको कॉल कर रहा है
वो कितने दिनों से उस पार्टी में और उसकी हैसियत उस पार्टी में क्या है, नंबर 1। दूसरा, सोचिएगा खुद के जीवन में कितना सफल हुआ है वो, सोचिएगा तो आप खुद ब खुद वहां रुक जाएंगे कि समस्तीपुर का एक नेता है, एक फलना है, आपको रोज समझाता है। उसके जीवन को देखिए कि वो अपने जीवन में क्या किया, वो किस पार्टी में कितने दिन तक रहा और उसका इतिहास क्या है, वो क्यों सफल नहीं हो सका। आपका जवाब मिल जाएगा। रुकिएगा, आप नहीं रुके तो आप अपने आने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी करेंगे। मेरा हमेशा कहना है कि जंगल के सांप को मारने से पहले घर में छिपे सांप को मारना जरूरी होता है। हमने ये भी कहा था कि दुश्मन घर में पैदे लेते हैं, बाहर में नहीं। घर के दुश्मन बहुत खतरनाक थे। या तो इस साइड रहो चाहे उस साइड रहो, और जब कुछ समझ में नहीं आए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जो एपी गुप्ता कर रहा है न कभी बिक सकता न उसको कोई खरीद सकता है। मेरा हर कदम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा। हाँ, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया आपके लिए जो लड़ रहा हूं, बड़े बड़े लोगों से जो मिल रहा हूं, 5-5 घंटे जो बैठ के 2 बजे तक ब्रश नहीं कर पाता मैं। इसलिए तैयार हो जाइए महासमर के लिए। 2025 का चुनाव हमारे आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए निर्णायक होने जा रहा है। आरक्षण वापसी निर्णायक होने जा रहा है। 13 अप्रैल का भीड़ एक सिर्फ भीड़ नहीं है। जब जब गांधी मैदान में भीड़ ने करवट ली है तब तब सरकारें बदली गई है, तब तक परिवर्तन हुआ है। हम नए पानयुग के नए योद्धा हैं और हम तैयार हैं सर कटाने के लिए। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। बहुत बहुत कल दिल्ली पहुंचूंगा, कुछ मीटिंग आऊंगा, फिर शायद 5 तारीख को लौटूंगा। और कहीं कुछ है, इतने सारे मैसेजेज हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा, सिर्फ बोले जा रहा हूं। बहुत सारे मैसेज। पता है मुझे बहुत लोग गालियां भी दे रहे हैं आजकल। तो मैं सोचता हूं जब मुझे कोई गाली दिया तो मैं गिनता हूं कौन कौन गाली दिया है। तो मेरे डिक्शनरी में मतलब 50-60 गालियां हैं। तो मैं गिनता हूं ये आज कौन सा गाली दिया है, कल कौन सा दिया। 50-60 हो जाता है। जब मतलब ये सारे गाली तो खत्म हो गए तो मैं बोल देता हूं भाई 10 गालियां और है जो तुम मुझे दे सकते हो। और जब मन भर जाए तो मुझे बता देना, मैं खुश हो जाऊंगा। यार मुझे गालियां देके भी अगर तुम खुश होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शांत हो सकते हो, तो निश्चित। अभी मैं सहरसा में था तो किसी ने मुझे कहीं ले जाना चाहा, मैं नहीं गया तो मुझे गाली दे दिया फोन पे। मैंने उनको धन्यवाद बोल दिया, थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने मुझे गाली दिया लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। अपने बच्चों को बताना कि संस्कार देना, बस। जानता मैं क्यों बर्दाश्त करता हूँ? मुझे तुम्हारे लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। और अगर मैं छोटी छोटी बातों पे उलझ जाऊंगा तो बड़ा काम कैसे करूंगा। इसलिए क्या गालियां भी देना चाहो, अगर नहीं मिले शब्द कोश में कुछ गालियां तो मैं बता दूंगा, आप मुझे दे सकते हो। लेकिन उस दिन मैं सबसे खतरनाक आदमी हो जाऊंगा जब मुझे लगेगा कि तुम पान समाज के लिए और पान समाज के बच्चों के भविष्य के लिए कांटे बो रहे हो, तब मुझे तुमसे कोई बचा नहीं पाएगा। पॉलिटिक्स से बाहर, समाज से बाहर करवा दूंगा मैं।
तुम्हारे बच्चों से मैं प्यार करता हूँ, इसलिए सिर्फ तुमको समाज से, पॉलिटिक्स से बाहर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे के लिए भी लड़ूंगा मैं। ये एकदम फाइनल है। कुछ लोग हैं जो मुझे सजेशन देते हैं, एक ऐसा सजेशन जो उसको भी नहीं पता को क्या बोल रहा है, लेकिन हमेशा अपने आप को सोचो, किसी के कहने पे कोई बात मत करना। दूसरा और अंतिम बात यह है कि मैं के राज जी को बोलूँगा कि वो, हमने वेबसाइट बना दिया है और ऑनलाइन सदस्यता के लिए ऑप्शन भी हो गया, तो के राज जी उसको रिलीज कर दें, ऑनलाइन सदस्य बन सके लोग। वो अपने से मैं चाहता हूँ कि वो लिखें, उनके एक वीडियो बना दें, उनको कैसे कैसे ऑनलाइन बन सकता है वो बनवा दें, और फिर मैं उसको शेयर भी कर दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लगातार मेरे साथ बने रहे, लेकिन कुछ रणनीति वाली बात है, कुछ गोपनीय बात है जो मैं आपको शेयर नहीं कर सका है, क्योंकि अगर मैं शेयर कर दूंगा तो हमारा रणनीति लीक होगी, कमज़ोर हो जाएंगे। आप भरोसा रखिए कि आईपी गुप्ता आपके भरोसे के लिए, आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर रोज़, हर कदम बस आपके लिए है, आरक्षण वापसी के लिए है। अच्छा, मुकेश कुमार मंडल जी क्या लिखने, नेतृत्व में सरकार को झुकना पड़ा। झुकेगा, सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा भाई, नहीं झुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और बात कीजिए। अनुराग बोला है और बात कीजिए। अनुराग, तुम्हारे जो इनपुट्स आते हैं ना वो कमाल के होता है भाई, और तुम जो आइडिया दिया है मैं उस पर काम कर रहा हूँ। भूख नहीं लगा है अनुराग, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि समाज के हर एक तबके के लोग जो राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए परेशान हैं, जैसे धानुक समाज हैं, वो अपनी नीतीश कुमार जी के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के शिकार हैं, कि जैसे शानी समाज के बहुत सारे उपजातियां हैं, सबको मिला के कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ तांती तत्व की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने कुर्मी, कोरी, धानुक को भी कुर्मी जोड़ लिए, तो वो अपनी पहचान की लड़ाई धानुक समाज के लोग कर रहे हैं, वो भी हमसे मिलना चाहते हैं। लोहार के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो मिलना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पे हाशिए पे है। जब मैंने मुसर समाज की बात की कि भाई उनको आज तक राजनीतिक हिस्सेदारी मिली, एजुकेशनली और फाइनेंशियली हिस्सेदारी उनको आज तक नहीं मिला, वो लोग भी मिलना चाहते हैं। अब देखो, शशि कुमार बोलता है आपको ऐसा नहीं मिलना, कोई भी एक पार्टी जाति से नहीं मिलता। अब इसको कौन समझाए? यही जो है ना, ये जो बात लिखता है शशि, जो लिखा है अभी कि नहीं चलती, नहीं बोलना चाहिए, ये है कि इसको नॉन पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिक्स नहीं समझता। जात से जमात की ओर में कब से निकल गया, कब से आगे बढ़ गया। आज मैं जो युवा अध्यक्ष बनाया हूँ वो राजपूत समाज से। हमारे समाज में मुसलमान, अन्य जातियां बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक जात से नहीं चलती है। शशि, तुम या तो मुझे गौर से देख नहीं रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा पार्टी जमात की पार्टी होगी, और जो हमारी पार्टी को शामिल होंगे वो हमारे आरक्षण के मांग को और मजबूत करेंगे। एनीवे, मैं जहाँ था तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कोरी समाज है उत्तर प्रदेश से, उसका एक डेलीगेशन हमसे मिलने आ रहे हैं दिल्ली, और एक बड़ा सभा करने जा रहे हैं जहाँ मुझे वो बुला रहे हैं। गुजरात में कोली है, वो उनका डेलीगेशन हमसे मिलना चाह रहे हैं, केरला से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से। मैं तो 5 करोड़ कहता था, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ तो, और सॉरी शशि, नीरज बोला है कि तुम किसी का रिप्लाई क्यों, सॉरी, तुम अगर ऐसा किया तो सही हो तुम। मैं कह रहा था कि
इस आंदोलन ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को आंख खोला है। हम कहते थे 5 करोड़ हैं हम, लेकिन मुझे पता चला है कि जब तेलंगाना में हमारे जाति को क्या बोलते हैं, उड़ीसा में पान, पानो, पटपा, तांती, ततवा, वहाँ जो लोग हैं तातीन, वहाँ पे हमारा स्टेट हुआ करता था। वो बोलते हैं सर आप आइए, हम लोग सरकार में आ सकते हैं। बंगाल में, झारखंड में, अलग अलग शहरों से अलग अलग जो हमारी उपजाति हैं सारे लोग हमसे मिलना चाहते हैं। कोरी समाज के इतने बड़े नेता हुए वहाँ उत्तर प्रदेश में, लगभग 1 करोड़ कोरी हैं। उनको आज भी उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। उनके जाति सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, बड़े बड़े नेता, उनकी पॉलिटिकल भागीदारी वो नहीं मिल पा रही, वो जो हमसे मिलना चाहते। तो ये अब समझो कितना परिवर्तन हुआ। ये बड़े बड़े जो नेता हैं जो पिछाड़ दिए गए हैं वो मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज का एक नेता हमारा हमसे बात की कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमारे साथ आइए, हम जुटना चाहते हैं। तो जो चीज वो लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ गए, हमें आपको कुछ लोग या समझ के समझने नहीं देना चाहते या समझना नहीं चाहते। शशि मैंने देख लिया, सॉरी यार, सॉरी, मैं नीरज ने बताया कि किसी को तुमने जवाब दिया है। यही मैं मैच्योरिटी चाहता हूं कि जब हम दूसरे जाति के लोग जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है वो चर्चा कर रहा है, इस बार ततवा जने जाएगा उधर सरकार बनेगा, भाई कैसे लाया जाए। जो दूसरे जाति को पता है हमको क्यों नहीं पता। नहीं, एक बार हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण सुन रहे थे। जब उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया तो दुनिया में बड़ा विरोध हुआ। तो उनसे पूछा एक पत्रकार कि आपने क्यों परमाणु परीक्षण कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि जो ताकतवर होता है शांति वहीं रहती है, पीस वहीं रहता है, तो अधिकार उसी को मिलेगा जो हम ताकतवर है। तो मैं तुमको बता दूं अनुराग, जो तुमने मुझे लिख के भेजा था, हमारा दायरा बढ़ रहा है और आईपी गुप्ता पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, शासन से, प्रशासन से, कहां से नहीं हो रहा है, लेकिन आईपी गुप्ता है। मदमस्त नदी का वो धारा है जो रुकना नहीं जानता, बहते चल रहा हूं अपना, जो मिल जाए रास्ते में, मौत मिले, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लड़ूंगा। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो अनुराग कि, लेकिन वो लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं। अभी गुजरात से फोन आया था कि वहां 2 लाख कोली, हमको बोला भाई 2 लाख कोली की इंतजाम जुटा सिर्फ इसीलिए कि भाई आईपी को तो वो आंदोलन कर रहा है, वो हमको बुलाना चाहते थे। लेकिन तुम सही कह रहे हो अनुराग, मैं भटक नहीं रहा। अभी मैं अपने आप की पूरी शक्ति आरक्षण वापसी के लिए बिहार में लगा रहा हूं। तो लोग ये भी कहता है हमको, बड़े बड़े पत्रकार, कि आपके पास समय नहीं है, आप चुनाव कैसे लड़िएगा, क्या कीजिएगा। तो हमको नहीं पता भाई, 6.5 महीना से सड़क पे हूँ, एक एक गांव में हमारे लोग एकदम एक्टिव है, उनको पता है कहाँ बूथ है, क्या है। चुनाव तो वो लड़ लूंगा, फिर बोलता है पैसा कहाँ से आएगा, इतना चुनाव लड़िएगा। तो मैं कहता चुनाव आईपी गुप्ता लड़ेगा, आंदोलन आईपी गुप्ता खड़ा किया कि हमारे समाज के लोग खड़ा किया। तो आंदोलन भी और चुनाव भी हमारे समाज के लोग ही लड़ेंगे, एक एक लोग लड़ेंगे, और मैं जानता हूं कैसे लड़ेंगे। के अभिराज बोल रहा है कि बीपीएससी जवाब ना, ये बात मैंने उठाया है। सरकार के जो लोग मुझसे मिलने के लिए आए, मैंने उनको कहा है कि आप रिव्यू कीजिए, सरकार जवाब दे उसका। अब मैंने ये भी कहा है, बाकायदा नाम बताया कि कौन कौन वो ऑफिसर हैं सरकार में जो अभी कार्यरत हैं, जो सरकार के लिए बाधा पैदा किया है। वो कौन सा ऑफिसर है
जब हम सुप्रीम कोर्ट में सरकार हारी तो वो मिठाई बांटा डिपार्टमेंट में, ये भी मैंने सरकार को बताया। जो सरकार का नुमाइंदा हमसे मिलने के लिए आए थे वो अरे वाह, शेखर बोला कि अभी हम जा रहे थे कहीं पिपरम ट्रेन से, तो रिटर्न जा रहे हैं कि आपको लाइव के जुड़ने के लिए। तो मैंने वो सारी बातें की भाई, लेकिन कुछ बातें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना, तो इसलिए धैर्य रखिए। मैं वो, लेकिन ये एक बात अच्छी हुई है कि जब कभी भी आप संघर्ष करके ऊपर जाते हैं ना, तो जो संघर्ष ऊंचाई में जाने में लगता है उससे ज्यादा संघर्ष वहां टिके रहने में लगता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पत्रकार ये मान लिया है कि जिधर तांती तत्वा पान समाज, जिधर आईपी गुप्ता उधर सरकार बनेगी। 500 वोट, 150 वोट, 1500 वोट, 2000 वोट, 3000 वोट में तो सरकार बनती बिगड़ती, और हम 140 विधानसभा में 45 लाख वोट से ज्यादा हैं, तो हमारे बिना कैसे भाई, सवाल ही पैदा नहीं है। नीरज, तुम चालू तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक सदस्यता सहरसा में, उसको करो। 9 तारीख को मैं आ रहा हूँ वहाँ। वास्तव में यार अनुराग, तुमने कहा कि भूख लग गया, क्या 1.5 घंटा लगता है हो गया होगा भाई। वाह, मैं बोल रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सिर्फ इतना याद रखना कि मेरा हर कदम, हर रात, हर सुबह, हर आती जाती सांसें सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के लिए है। इसको ध्यान रखना है। और वो सारे लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संगठन को कुछ लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि योद्धा तो वही होता है जो अंतिम तक लड़ता है। हम किसी को रोकते नहीं, आप किसी को रोक नहीं सकते, आप जा सकते हो, लेकिन पीठ दिखाने वाले में गिने जाओगे। मैं जब कोई भी कदम का उठाता हूं तो बहुत सोचता हूं, बहुत लंबा सोचता हूं। अगर मैं सारे लोगों को राय ही लेता रह जाता ना, गांधी मैदान कैसे, गांधी मैदान कैसे, तो गांधी मैदान भर पाते। आंदोलन कैसे, तो आंदोलन कर पाते। मैंने अपने भाषण के तरीके को समय के बाद बदला है। पहले क्या बोलना है, कहां तक हमारे लोग यहां से यहां तक कब पहुंचेंगे, कब पहुंचा, कब, अपने तरीके को बदलते चलेगा। खैर चलिए, मुझे कल दिल्ली जाना है, 3 बजे मैं दिल्ली पहुंचूंगा और वहां हमारी मीटिंग होनी है, और फिर देखता हूं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें, मुकेश कुछ लिख रहा है मुकेश। एनीवे, उत्तम, मेरा पुलिस में मेरिट हो गया है, ज्वाइन देगा। नहीं, अगर ईबीसी में हो गया है तो ज्वाइन देगा, लेकिन जैसे मैंने सरकार को कहा कि रिव्यू कीजिए, तो हमारी बात लगता है सुनी जा रही है, और सरकार इस तरफ काम करने की कोशिश भी कर रही है, लगातार टच में है, हम देखते हैं। इसलिए अब एक रंजीत नाथ, क्या सिर्फ बिहार में पार्टी जीत से आरक्षण मिल जाएगा? बड़ा मुश्किल है। तो छोड़ दो भाई, एमएलए मत बनना है, मुखिया नहीं बनना है। कौन उठाएगा हमारा सवाल विधानसभा में? कौन बोलेगा संसद में जब हम राजनीति नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं? कौन हमारी बात रखेगा भाई? अगर हम राजनीति करते रह, हम इलेक्शन से पार्टी से जीत के जाते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते नहीं,
1968 में जब बिल आया, 69 में अगर हमारे लोग रहते वहाँ संसद में तो बिल पास नहीं होता। यही तो बात है। हम उन चीजों से प्रेरित होते हैं अक्सर जो नकारात्मक होता है, उसके आगे हम सोच नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि हम पॉलिटिकल कास्ट नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देंगे मेरे गांव की। मेरी भाभी थी, देवू यादव जी हमारे गांव के बड़े अमीर लोग थे, उनकी पत्नी थी। उसमें लालू यादव जी को जेल हो गया था, तो वो हमसे मिली, हमको गांव के भाषण में ले आए हो। चानो, मेरा गांव का नाम चानो। लालू की जेल हो गई ने, हाँ होती गई हो, कुछ करो, जेल जाए जहां जाए, जीतते तो लालू यादव। कितनी बड़ी बात। ABCD भी नहीं जानती, को भी नहीं जानती, लेकिन ये होता है ताकत। कुछ हो, जीतेगा तो लालू यादव जी। और हम क्वेश्चन उठाते हैं कि राजनीति से हमारा आरक्षण मिल जाएगा, कोर्ट से मिलेगा क्या? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मिलेगा क्या? कोई दूसरे जाति के लोग आपका उठाएगा क्या भीतर में जाके? जब उठा भी देगा तो रात में जाके शाम को मिलेगा, मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ वोटवा ज्यादा है, तत्वा किस लिए बोल दिया सर, सीरियसली नहीं लेना है, बोलेगा कि नहीं? लेकिन जब तत्वा, अरे कैलाश नौकरी नहीं छोड़ना है भाई, कैलाश जी नौकरी नहीं छोड़नी है। हमारा जात होगा तो शिद्दत रहेगा ना कि हमारे बच्चों को आरक्षण मिलना है। राजनीति ही, अगर राजनीति नहीं होती तो देश कैसे चलेगा, विश्व कैसे चलता है? राजनीति ही तो विश्व पे शासन करने के लिए, विश्व अगर चलता है, यूनिवर्स देश, तो राजनीति से चलता है। और हम राजनीति के हिस्सा नहीं बन सके आज तक। इसलिए हाको रथम पान, जैसा मैं कहता रहा हूं कि 74 का आंदोलन हुआ तो सरकार गिरी, नेता पैदा हुआ। अन्ना आंदोलन हुआ, सरकार गिरी, नेता पैदा हुआ। हाको रथम पान आंदोलन हुआ है, नेता पैदा होगा, सरकार में हम बैठेंगे और अपने हक की बात करेंगे। किसी की औकात नहीं होगी जब हम सरकार में रहेंगे, MLA रहेंगे, MP रहेंगे, तो किसी को औकात नहीं होगा कि मेरी इस लिस्ट में हमारे बच्चों को बदल देगा। विधानसभा का कुर्सी नहीं तोड़ देंगे। किसी ऑफिसर और किसी भी उच्च पदाधिकारी को ये डर रहेगा कि अगर हम इन बच्चों को नौकरियां निकाल देते हैं तो हमारे विधानसभा में सवाल उठेगा, मुख्यमंत्री को घेर लेगा। बिना राजनीति नहीं किए, इसलिए हमारे और आपके इस नकारेपन की वजह से हमारे बच्चों को सजा मिली है। अगर हम राजनीति करते तो हमारे बच्चों को यह अपमान की जिंदगी नहीं झेलना पड़ता। कि एक ECS में है शायद, वो आदमी बोला कि सर हमको मिल गया था प्रमोशन, 6 महीना हो गया प्रमोशन हुए और अब मुझे डिमोट किया जा रहा है, डिमोशन किया जा रहा है। इससे अच्छा तो मेरी मौत बढ़िया है सर, मैं कैसे ऑफिस जाऊंगा? इसलिए उस आदमी को ये जिंदगी जीना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपने राजनीति नहीं की। राजनीति करते ना, आज उनको नौबत ही नहीं होता। आज हमारी बेटी जो रो रही है बेगूसराय वाली, वो रोती नहीं। हम विधानसभा में कुर्सियां तोड़ देते, मुख्यमंत्री को घेर लेते, विधानसभा के अध्यक्ष को घेर लेते कि आखिर कैसे हुआ कि हमारे बच्चों को तुम नौकरी से निकाल दोगे। हमने राजनीति नहीं की इसलिए। और ये लिखते हैं कि राजनीति से आरक्षण मिल जाएगा। ये यहाँ है ना कीड़ा, यहाँ है कीड़ा। हम राजनीति करते तो हमारे बच्चे सुरक्षित होता। राजनीति करते तो अभी मनीष कुमार एक SHO बना है, अभी 2 साल पहले बन जाना चाहिए था। उसके जूनियर सब बन गए SHO, वो नहीं बन पाया था। आप अगर होते राजनीति करते, वहां होते तो SHO
टाइमली बनता हो, ट्रांसफर नहीं होता। राजनीति सभी तालों का चाबी है, इसलिए राजनीतिक पार्टी बनिए, राजनीति कीजिए, मुखिया बनिए, एमएलए बनिए, पंचायत समिति बनिए, सदस्य बनिए, मेयर बनिए, डिप्टी मेयर के लिए राजनीति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे महबूब कयामत हो गई, आज रुस्वा तेरी गलियों से मोहब्बत होगी, लेकिन अब रुस्वा नहीं होने देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो भाई, मुझे जाने दो यार, फिर कभी लाइव आता हूँ। थैंक यू वेरी मच लगातार जुड़े रहने के लिए। हम सिर्फ राजनीति ही नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों का IAS IPS भी बनाएंगे, और वो 2025 चुनाव के बाद पटना में एक कोचिंग खोलूँगा मैं, IAS IPS SDM बनाने वाला। उसमें 1000 रुपया महीना लेंगे बच्चों का, उसका पढ़ाई का, रहने का, खाने का, पीने का सारा इंतजाम करेंगे। मंत्री बनेंगे, MLA बनेंगे, मुखिया बनेंगे, आप सभी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।